नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बात करेंगे इस क्लास में पर्यावरण इन्वायरमेंट की बात करेंगे। दोस्तों ईवीएस की बात करेंगे। महत्वपूर्ण 10 प्रश्न रहेंगे। ये 10 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों सिलेक्शन की वजह से। आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पे यानी जायसवाल सर आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। दोस्तों इसकी पिछली क्लासेस देखना चाहते हैं, आई बटन पे लिंक है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों में से पहला प्रश्न है, 10 प्रश्न रहेंगे, पूरे डिटेल के साथ जानेंगे। प्लेग है कवक जनित बीमारी है, विषाणु जनित बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है या खनिज जनित बीमारी है? तो प्लेग क्या है दोस्तों? तो प्लेग आपका एक जीवाणु जनित बीमारी है। प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है। यह एक संक्रमण रोग है जो पास्टुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण फैलता है। ठीक है, ये जो प्लेग फैलता है एक जीवाणु जनित बीमारी है। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि ये संक्रमण है, तो ये जो संक्रमण रोग है किस नामक जीवाणु के कारण फैलता है? तो पास्टुरेला पेस्टिस नामक एक जीवाणु है जिसके कारण से यह प्लेग रोग फैलता है। इससे जो है मानव या ह्यूमन का फेफड़ा जो है प्रभावित होता है। ठीक है, फेफड़ा जो लंग्स होते हैं वो प्रभावित होता है। ठीक है, प्लेग के कारण। तो प्लेग का अटैक कहाँ पर होता है? सीधे फेफड़ा पर होता है। चूहा यानी रैट प्लेग रोग का वाहक होता है। प्लेग जो रोग है ये वाहक यानी किसके द्वारा फैलता है? तो चूहों के द्वारा फैलता है। इसका अन्य नाम ब्लैक डेथ है, ताउन पेस्ट भी है। तो प्लेग के और नाम यानी कि पर्यायवाची भी जान लीजिए। प्लेग के और किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है, ताउन के नाम से जाना जाता है और पेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। आदमी को यह रोग प्रत्यक्ष संसर्ग तथा पिस्सू दंश से लगता है। किस दंश से? पिस्सू दंश से लगता है और यह तीव्र गति से बढ़ता है। यह कभी कभी न्यूमोनिया का रूप भी धारण कर लेता है जो आपका प्लेग है। ठीक है, पूरा डिटेल के साथ जाएंगे, हर ऑप्शन का डिटेल जानेंगे, हर प्रश्न का डिटेल जानेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गैसीय अपशिष्ट है, घरों की नालियों का गंदा पानी गैसीय अपशिष्ट है, सब्जी एवं फलों के छिलके गैसीय अपशिष्ट हैं, खेल खलिहानों से निकलने वाला कचरा या लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं तो गैसीय अपशिष्ट हैं। तो गैसीय अपशिष्ट कैसे कहलाते हैं? जो लकड़ी कोयला से जलने वाला जो धुआं होता है, ठीक है, गैसीय अपशिष्ट वे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ के अपशिष्ट या ठीक है होते हैं या वेस्ट या जिसे जो शेष बचते हैं तथा गैसीय रूप में होते हैं तथा इससे पर्यावरण में प्रदूषण होता है। इन्हें मुख्यतः वायु प्रदूषण एयर पॉल्यूशन का कारण बनता है। और गैसीय अपशिष्ट जैसे लकड़ी के कोयले से जलने वाला धुआं, औद्योगिक क्षेत्रों के चिमनियों का धुआं, जंगलों में लगने वाली आग से निकलने वाला धुआं, ये होते हैं गैसीय अपशिष्ट के। ठीक है, इनसे गैसीय अपशिष्ट उत्पन्न होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न यह है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? ठीक है, दूर दूर प्रसारित करने वाले पौधे का युग्म बताना है। तो बीज द्वारा प्रकीर्णन जो पौधे होते हैं उनको दूर दूर प्रसारित करते हैं, या बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, या कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे। तो किन पौधों में इनमें से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? तो दूर दूर पौधे किस पर होते हैं? जो कायिक जनन द्वारा वितरित होते हैं। आइए जानते हैं कायिक जनन है क्या चीज दोस्तों। तो कायिक जो जनन होता है द्वारा वितरित पौधे दूर प्रसारित होते हैं। कायिक जनन जो है एक अलैंगिक जनन क्रिया है। ठीक है, कैसा है आपका? अलैंगिक जनन क्रिया है और यह क्लोनिंग प्रक्रिया होती है। ये जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को पूरी को क्लोनिंग प्रक्रिया बोलते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि जब एक जीव लाभ लेता है, कोई भी जीव है वह लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए। दोस्तों समझिएगा, आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक हैं, ज्ञानी हैं दोस्तों। समझिएगा कि जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाएगा? मतलब दूसरे को प्रभावित नहीं करते था, प्रभावित भी नहीं करता और लाभ भी ले लेता है। ठीक है, तो वह सहभोजी कहलाएगा, परजीवी कहलाएगा, मृतोपजीवी, ठीक है, या आपका सहजीवी कहलाएगा।
दोस्तों दूसरे का कोई नुकसान करते हुए, उसको प्रभावित करते हुए दूसरे से हम अपना लाभ ले लें तो यह क्या कहलाता है? तो यह आपका सहभोजी कहलाता है। ठीक है, क्योंकि उसकी सहायता लेते हैं लेकिन उसको प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे समझेंगे व्याख्या सहित। सहभागिता या सहभोजी यह दो विभिन्न जीव जातियों के बीच एक ऐसी अंतर्विया यानी कि इंटरेक्ट होती है जिसमें एक जंतु को इस संबंध यानी रिलेशन से लाभ जो है बेनिफिट होता है, लाभ यानी बेनिफिट होता है, किंतु दूसरे जंतु को कोई हानि नहीं होती है। समझेंगे ने, ध्यानपूर्वक समझिएगा। सहभागिता या सहभोजी यह दो विभिन्न जीव जातियों के बीच एक ही ऐसी अंतर्विया होती है जिसमें एक जंतु को इस संबंध के लाभ होता है, इस संबंध से लाभ होता है, किंतु दूसरे जंतु को कोई हानि भी नहीं होता है। जैसे आपका उदाहरण हम बता देते हैं। ठीक है, गैस्ट्रोपोड हो गया, कवच में फेफड़ा जिसे क्रैब रहता है। ठीक है, कवच में केकड़ा रहता है। गैस्ट्रोपोड कवच में एक केकड़ा रहता है और कवच के ऊपरी जो है एनीमोन, समुद्री जो है एनीमोन चिपकी रहती है। इसी प्रकार सार्क से पेट्रोमाइजोन चिपकी रहती है। जो सार्क में ऊपरी सतह रहती है वह पेट्रोमाइजोन चिपकी रहती है और व्हेलों से समुद्री वर्निकल चिपके रहते हैं। ठीक है, जो उनके बॉडी पर चिपके रहते हैं। सार्क में क्या बॉडी पर क्या रहता है? चिपका रहता है, पेट्रोमाइजोन चिपकी रहती है। और जो व्हेल मछली होती है उनमें वर्निकल चिपका रहता है। ठीक है, जो गैस्ट्रोपोड यानी कवच में केकड़ा रहता है और कवच के ऊपरी समुद्री एनीमोन चिपका रहता है। ठीक है, तो ये आपके क्या है? सभी ये सहभागिता या सहभोजी दो भिन्न ऐसे जीव या जातियां हैं जिनको प्रभावित नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है, कीड़े हरे पौधे को खाता है, तो मोर का पोषण तल क्या होगा? ये मोर हो गया। मोर को किसने खाया? सांप ने खाया। सांप किसको खाता है? सांप कीड़ों को खाता है। कीड़े जो है किसको खाते हैं? हरे पौधे को खाते हैं, ट्री यानी पौधे खाते हैं। तो मोर पोषण का तल कौन सा हो गया? ये मोर है। मोर को सांप खाता है। ठीक है, सांप किसको खाता है? कीड़ों को खाता है। मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े चारा का। यानी जो ये चारा हो गया इसको किसने खाया? कीड़े ने खाया इस चारा को। कीड़े को सांप ने खाया और सांप को मोर ने खाया। तो जो ये मोर है तो मोर का पोषण तल क्या कहलाएगा? अंतिम अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक अपघटक या खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो मोर कहाँ पर है? शीर्ष पर है। हमने देखा मोर शीर्ष पर है दोस्तों। देखिएगा यहाँ पर मैं समझाऊंगा। हरे पौधे, फिर कीड़ा, फिर सांप और मोर। मोर यहाँ पे शीर्ष पर होता है। उत्पादक मोर खाद्य श्रृंखला पिरामिड में शीर्ष स्थान पर होता है। ठीक है, तो ये रहा है आपका खाद्य श्रृंखला। डिटेल से जाने क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, संगमरमर, चूना पत्थर। तो कायांतरित शैल का उदाहरण कौन है? तो संगमरमर है। दोस्तों जब ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप तत्व मैग्मा बाहर निकलता है, जब एक ज्वालामुखी होता है, ठीक है, यहाँ पर एक ज्वालामुखी के रूप में होता है और ये जो ज्वालामुखी है आपके एक मैग्मा के रूप में। मैग्मा क्या होता है? ये बाहर निकल, इसे लावा बोलते हैं। ठीक है, ये जो निकलता है बाहर, ठीक है, समुद्र या कि धरती की ऊपरी सतह पर होता है, इसे लावा बोलते हैं। और जो ये धरती के, ये मान लीजिए धरती है, यहाँ पे जो बचता है उसे मैग्मा बोलते हैं। ठीक है, तो जब ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप तत्व मैग्मा बाहर निकलता है तो मैग्मा के संपर्क क्षेत्र की चट्टानें जो है रूपांतरित हो जाती हैं। तो इस प्रकार की रूपांतरित के कारण चूना पत्थर, ठीक है, और संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। जो चूना पत्थर होता है वह संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, यानी मार्बल में परिवर्तित हो जाता है। तो चूना पत्थर जो है अवसादी, तलछटी, ठीक है, परतदार चट्टानें, द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कस्टमर शीर्ष पर। ठीक है, ये आपका प्राइमरी उत्पादक मोर सांप वाला आ गया, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। ठीक है, उसका डिटेल पिछले प्रश्न का यहाँ तक गया था। ठीक है, इसका आपका यहाँ ही पर है। ठीक है, अवसादी परतदार चट्टानें। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो आप लोगों ने समझ गया होगा। ठीक है,
कि जो भी मैग्मा होती है, ठीक है, मैग्मा जो होती चूना पत्थर वह आपके संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है आपके कायांतरित शैल का उदाहरण जो है संगमरमर हो जाएगा। कायांतरित होता है यानी बदलता है, चूने पत्थर से संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, मार्बल में, तो कायांतरित शैल आपका हो जाएगा संगमरमर हो जाएगा, ठीक है। और यहां मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोग मैंने जो अभी पिछला प्रश्न कराया था उसका डिटेल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी, ठीक है। ये सब पूरे पूरे पुराने प्रश्न का था, ये जो हमने आपके 35 नंबर प्रश्न किया था उसका यहाँ पे डिटेल आ गया था मिस प्रिंट के वजह से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? जो महासागर में लवण होता है वह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम सल्फेट पाया जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या आपका सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। तो महासागरों में जो लवण होता है सर्वाधिक मात्रा में आपका सोडियम क्लोराइड के रूप में पाया जाता है। महासागर ओशियन में सोडियम क्लोराइड NaCl जो लवण है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्लोराइड का सूत्र है NaCl। जल H2O में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 35 ग्राम लीटर होती है, समझ लीजिए, ठीक है। H2O में सोडियम क्लोराइड की मात्रा जो है 35 ग्राम प्रति लीटर होती है, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। 1 लीटर पानी में 35 ग्राम उसमें सोडियम क्लोराइड होता है। तो सोडियम क्लोराइड सोडियम का एक अकार्बनिक यौगिक होता है। जो सोडियम क्लोराइड है वह आपके सोडियम का एक अकार्बनिक यौगिक बन जाता है, सोडियम NaCl। तो इसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है, जो 1:1 अनुपात के में सोडियम और क्लोराइड के आयन होते हैं। NaCl में अगर प्रश्न आ जाए, ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रश्न है और डीपली प्रश्न है कि NaCl में जो है इनके, ठीक है, अणुओं या क्लोराइड के आयन का अनुपात कितना है, तो 1:1 ठीक है, सभी लोग Na और Cl में, सोडियम और क्लोरीन में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? जो राज्यसभा में, ठीक है, सभाएं होती हैं उनकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करते हैं या भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं? तो राज्यसभा में होने वाली जो सभाएं होती हैं उनकी अध्यक्षता आपके, ठीक है, उपराष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की जो है ऊपरी प्रतिनिधि सभा होती है। इसमें 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं। अन्य 238 सदस्य का चुनाव जो है राज्यसभा में 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जिनमें से 1/3 सदस्य 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है, जिसमें दोनों सदन के सदस्य हिस्सा लेते हैं। ये रहा डिटेल के साथ। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? दोस्तों, जो भारत में मिट्टियों का विस्तार है, सबसे ज़्यादा विस्तार जो है किस क्षेत्र पर, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का है, काली मिट्टी का है, लाल मिट्टी का है या बलुई मिट्टी का? तो सभी लोग जानते होंगे हमारे भारत देश में जो विस्तार सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी का है, क्योंकि नदियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। भारत के भूभाग के लगभग 40 से 45% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से होता है, इसलिए आपको पता है नदियाँ बहुत ज़्यादा है हमारे देश में। तो इसके साथ साथ जो नदियाँ मिट्टी बहाकर लाती हैं मैदानी इलाके में, वो मिट्टी आपकी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। तो इस मिट्टी में क्या क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, ठीक है, आदि उर्वरकों की कमी पाई जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो उर्वरक ये है सब कमी होती है जलोढ़ मिट्टी में, परंतु जो ह्यूमस की मात्रा होती है आपके जलोढ़ मिट्टी पे पर्याप्त होती है। तो यह मिट्टी जो है एग्रीकल्चर यानी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, ठीक है। नाइट्रोजन और फास्फोरस इनमें कम उर्वरक होते हैं, लेकिन ह्यूमस की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होती है, जिसकी वजह से यह मिट्टी कृषि यानी एग्रीकल्चर में सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न दिया गया है
जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? द्वितीय चरण उपभोक्ता, प्रथम चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता या उपभोक्ता कहेंगे। तो जो शाकाहारी जंतु होते हैं, ठीक है, वो भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। तो जो शाकाहारी जंतु हरे पेड़ पौधे पर निर्भर कर रहते हैं, ऐसे जीव जंतु आपके प्रथम चरण उपभोक्ता कहलाते हैं। भैया कोई पेड़ है, पेड़ को खाने आएगा, जैसे तिलचट्टा हो गया, तो यह प्रथम चरण उपभोक्ता कहलाए, क्योंकि यह चारा को खाता है। ठीक है, तो जैसे पौधे हो गया, फिर शाकाहारी जंतु होते हैं, फिर मांसाहारी होते हैं। पौधे को खाने वाले शाकाहारी जंतु होते हैं और शाकाहारी जंतु को खाने वाले, ठीक है, मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। उत्पादक प्रथम श्रेणी का, द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता होता है। उत्पादक मतलब हो गया, ठीक है, प्रथम श्रेणी का उत्पादक कौन हो गया? शाकाहारी जंतु होंगे। ठीक है, और ये जो उपभोक्ता होगा, ठीक है, श्रेणी का उपभोक्ता का खाद्य श्रृंखला में, अब द्वितीयक उपभोक्ता हो गया ना, मांसाहारी शाकाहारी को खाएंगे। तो समझ गए होंगे ये जाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जाल जो होता है बहुत ही घना होता है, जाल को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एनवायरनमेंट पर। ठीक है, तो उत्पादक प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, और उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में जो सूर्य के प्रकाश में अपने भोजन का निर्माण करता है उसे उत्पादक यानी प्रोड्यूसर कहते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर जैसे आपके फिल्मों में होते हैं, वैसे ही आपका भोजन का निर्माण जो सूर्य के प्रकाश में अपने भोजन का निर्माण करता है वह उत्पादक यानी कि वो प्रोड्यूसर कहलाता है। जैसे पेड़ पौधे प्रोड्यूसर हो गए शाकाहारी जंतुओं के लिए। ठीक है, जो जीव इन उत्पादों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता कहते हैं। जैसे गाय, बैल, बकरी, ये आदि क्या हो गए? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहला जाएंगे। ठीक है, तो इनका प्रोड्यूसर कौन हो गया? पेड़ पौधे इनका प्रोड्यूसर हो जाएंगे। ठीक है, जो जीव इन प्रथम श्रेणी उपभोक्ता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, जो प्रथम श्रेणी उपभोक्ता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो उन्हें द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता कहते हैं। जैसे सांप हो गया, शेर, मोर हो गया, ये सब द्वितीयक श्रेणी को उपभोक्ता कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन मनुष्य जो है प्रथम एवं द्वितीय दोनों श्रेणी को उपभोक्ता होता है, क्योंकि मनुष्य पेड़ पौधे को भी खाता है। ठीक है, और आपके शेर, सांप, मोर ये सब खाता है। मांसाहारी भी होता है। शाकाहारी है तो वह प्रथम कहलाएगा, मांसाहारी तो द्वितीय श्रेणी में आएगा। तो मनुष्य दोनों में आता है, इसलिए आपका यह प्राथमिक और द्वितीयक दोनों श्रेणी का उपभोक्ता मनुष्य यानी कि ह्यूमन कहलाता है। तो ये रही आपकी एनवायरनमेंट की क्लास। इसी तरह डेली क्लासेज होंगी, सिलेक्शन वाली क्लासेस होंगी, सभी प्रश्न आपके एग्जाम पैटर्न पर होंगे। तो वीडियो को अंत में लाइक शेयर करते रहें। जितने भी भाई बहन चैनल को ज्वाइन कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया है, सभी को दिल से धन्यवाद है और माता रानी का आशीर्वाद है, माँ सरस्वती की कृपा है। ठीक है दोस्तों, कि आप लोगों का सिलेक्शन होगा। आप लोग मेहनत करते रहें, प्यार बनाए रखें, लाइक शेयर करते रहें। ये आपका अपना परिवार है दोस्तों। जाते जाते प्लेलिस्ट एक बार चेक करते जाइए। प्लेलिस्ट में सभी क्लासेज आपके एग्जाम पैटर्न पर मिलेंगे, क्योंकि राष्ट्रहित में शिक्षा की बात करते हैं। हमारा चैनल, हमारा परिवार राष्ट्रहित में शिक्षा का है। और शिक्षा की जब भी बात करते हैं, टेलीग्राम के चैनल लिंक पर आप लोग ज्वाइन करें। टेलीग्राम में सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, वहाँ पर आपको फ्री नोट्स PDF फाइल विथ आपको आंसर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।